कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि बहुत ही गुस्से में होते हैं और वे कहते हैं जला दो इस चुड़ैल को, जिंदा ही जला दो इसे, हमें किसी भी तरह से जान से मारना ही होगा। एक औरत को खंबे में बांध कर रखे होते हैं। वो औरत उन गांव वालों को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर अपने आप से कहती है, अभी जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे पापों का नतीजा है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है कुछ देर पहले, जहाँ वही लड़की कहती है, एग्रॉस जैसे आपने कहा था, मैं क्राउन प्रिंस का केस लेकर आ गई हूँ। एग्रॉस उसे लेता है और कहता है, मेरी प्यारी रीरी, तुम इस काम में सक्सेस हो गई हो। अब मैं इस केस की मदद से मेरे भाई के ऊपर काला जादू में कर सकता हूँ, जिसके कारण वो जल्द से जल्द ही मारा जाएगा। लेकिन ये सब करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट काम बाकी है। रीरी कहती है, अचानक एक और काम आ गया है। एक ग्रॉस कहता है, हाँ, शादी के तैयारी से तो जल्दी आग से झुलसा कर मार देना ही आसान होगा। ये सुनकर रीरी पूरी तरीके से चौंक जाती है और वे कहती है, मेरी पहली गलती जो मैंने इस एग्रोस के ऊपर भरोसा कर कर उसके भाई को मार डालने का प्लान में शामिल हो गई। एग्रोस कहता है, फाइनली मैं इस चुड़ैल को पकड़ लिया, जल्दी आओ और इसे ले जाओ। दरवाजे पर खड़ी सैनिक उसकी ओर आते हैं। रीरी कहती है, क्या एग्रस, ये तुम क्या कह रहे हो? एग्रस कहता है, इसे घसीटते हुए यहाँ से जल्दी ले जाओ। सोल्जर्स रीरी को घसीट कर लेके जा रहे होते हैं। रीरी कहती है, एग्रस ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। एग्रस ये तुम क्या कह रहे हो? एग्रस अपने हाथ रीरी के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ये केस मेरे भाई का है जिस पर तुम काला जादू करने वाली थी। रीरी उसके बाहों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया है, तो फिर मुझे ये सजा क्यों दिया जा रहा है? इतने में हम देखते हैं सोल्जर्स को जो कि रीरी को घसीट कर लेके जा रहे होते हैं। रीरी चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। एग्रेस आगे वो कहती है, मेरी दूसरी गलती जो मैंने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसके इस बिट्रेयल को मान ना पाई। इधर हम देखते हैं रीरी को जेल में कैद कर दिया जाता है। तभी वहां पर कोई आती है जिसे देखकर रीरी एकदम से खुश हो जाती है और कहती है, केना तुम आ गई। केना कहती है, लाइनेट। रीरी का असली नाम लाइनेट होता है। लाइनेट अपने घुटनों पर बैठती है और कहती है, प्लीज एक्रेस को तुम मेरे लिए बुला लाओ। मुझे ऐसा लग रहा है उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। केना रिप्लाई में कहती है, मेरी भोली बहना, क्या तुम्हें सच में लग रहा है तुम्हें यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आया? केना पूरा मुस्कुराते हुए कहती है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वे सब मेरा ही प्लान था। रीरी ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है, केना तुम इस वक्त पर मेरे साथ मजाक मत किया करो। केना आगे कहती है, मैं ही थी जिसके कारण हमारे पेरेंट्स मारे गए। रीरी ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। तभी केना कहती है, जिस दिन हमारे मदर की डेथ हुई थी मैंने ही उस घर को आग लगा दिया था और तुम्हारे चेहरे का इस हालत होने का कारण भी मेरा ही है। आगे वो मुस्कुराते हुए कहती है, और ये डायमंड रिंग है, ये तो एग्रस के मदर ने मुझे दिया है। रीरी कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कानाई हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहना, एग्रस जो कि किसी से सच्चा प्यार करता है वो है तुम्हारी बड़ी बहन, यानी कि मुझे। लाइनेट ये सुनकर कहती है, क्या? कहना कहती है, ओह प्लीज तुम मुझे इस तरह से मत देखा करो, मैं तो बस वो सब चीज हासिल करना चाहती थी जो तुम्हारे पास है और तुम्हारे इच्छा अनुसार एग्रस जल्द ही राजा बनने वाला है और मैं उसकी रानी बनूंगी। लाइनेट को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वे
कानाई को देखकर कहती है, कानाई प्लीज तुम कह दो ये सब झूठ है। कानाई कहती है, रीरी क्या तुम्हें एक बात पता है, मुझे अडॉप्ट करने से पहले ही मैं तुम्हारे हॉल्ट फैमिली के ऊपर एक नजर गड़ाए हुए थी। अब जब तुम मर जाओगे तो हॉल्ट फैमिली का जितना भी संपत्ति है वे सब मेरा हो जाएगा। इतना कहते ही कानाई जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, रीरी तुम आज तक बहुत ही मेहनत से काम करते हुए आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे मौत से पहले ये सब तुम्हें बता रही हूँ। इतना कहकर कानाई वहाँ से चली जाती है। रीरी जेल के अंदर से ही चिल्ला रही थी, कानाई प्लीज कह दो ये सब झूठ है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है लाइनेट की ओर, जहाँ उसे एक लकड़ी के पोल में बांध कर रखे होते हैं और वे कहती है, मेरी तीसरी गलती ये है, मैं बेवकूफों की तरह इस अडॉप्टर लड़की के ऊपर विश्वास कर ली और मेरे पास जो कुछ भी था मैं उसके साथ शेयर करने लगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस मुश्किल घड़ी से कैसे भी बचना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कानाई मुझसे सब कुछ छीन कर चैन भरी जिंदगी जी ले। कानाई तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। इतने में हम देखते हैं गांव वाले उस खंबे में बंधी उस लड़की के साथ आग लगा देते हैं और वे अपने आखिरी सांस गिनते हुए कहती है, मैं एक बेवकूफ लाइनेट डिक्लर हॉल्ट हूँ। मेरी आखिरी इच्छा ये है, अगर सचमुच भगवान है तो फिर भगवान मेरे ऊपर थोड़ी दया दिखाएं। प्लीज सब चीज पहले जैसा कर दें और मुझे एक दूसरा मौका दें। इस दुर्भाग्य भरी जिंदगी को बदलने का एक और मौका मुझे दिया जाए। अगर आप सचमुच हैं तो प्लीज इस बेवकूफ लड़की के ऊपर अपना करुणा दिखाएं प्लीज। एक तेज रोशनी के साथ उसकी अंत हो जाती है। कहानी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को सोई हुई उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, लाइनेट जल्दी उठो, तुम्हारे पिताजी यहाँ जल्द ही आने वाले हैं। लाइनेट जो कि रीरी थी वे अपने आप से कह रही थी, ये आवाज तो जाना पहचाना सा लग रहा है, मैं इस आवाज को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतने में हम देखते हैं उसकी मॉम को जो कि उसके पास में आ जाती है। लाइनेट कहती है मॉम, और जैसे ही अपने मॉम को देखती है वे सीधा गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, मॉम मैंने आपको बहुत ही मिस किया था। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, लाइनेट ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा लग रहा है मानो हम दोनों जन्मों से नहीं मिले हैं, क्या तुम कोई बुरा सपना देखी हो। लाइनेट उसकी मॉम की ओर देखती है और उसके आंखों में आंसू भरे होते हैं। वे कहती है, क्या सपना। आगे वो अपने आजू बाजू के सामानों को देखती है और देखते हुए कहती है, यहाँ जितना भी फर्नीचर है ये सब तो आग लगने से पहले ही मेरे मॉम इसे यूज कर रही थी। आगे वो अपने आप को देखती है और कहती है, अगर मैं सोचूं तो मेरे शरीर भी अभी पहले से बहुत ही छोटा है। उसकी मॉम उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, मुझे यकीन है तुम कोई बुरा सपना देखी हो मेरी प्यारी रीरी। अभी वो सब छोड़ो, तुम्हारे पिताजी यहाँ किसी भी वक्त आ जाएंगे, उन्हें वेलकम करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके साथ अभी क्या हुआ जो कि उसे समझ में नहीं आता है और वे कहती है, अभी जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था क्या वो एक बुरा सपना है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं उसके फादर को वेलकम करने के लिए दोनों गेट के पास आते हैं। रीरी सोचती है, मैंने सपने में जो कुछ भी देखा है वे सब तो वैसे ही हकीकत में हो रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है, हनी तुम आ गए। रीरी भी अपने फादर को देखकर अपने फादर की ओर जाने लगती है। अपने फादर के ओर जैसे ही वो जाती है अचानक रुक जाती है और हैरानी से एक लड़की को देख रही थी। उसके फादर कहते हैं, रीरी मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि गंदे कपड़े डाली हुई होती है। वे कहती है,
हेलो। रीरी उसे देखते ही पहचान जाती है और मानो उसे सांप सूंघ लिया हो। वे कहती है केना। तभी उसकी मॉम पीछे से कहती है ये लड़की कौन है। रीरी के फादर कहते हैं इस लड़की के पेरेंट्स माइन एक्सीडेंट में मारे गए। आगे वो कहते हैं इसे प्लीज अब कोई साफ कपड़ा दे दे पहले। रीरी की मॉम कहती है ठीक है। रीरी माइन एक्सीडेंट के बारे में सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो पूरे 10 साल पहले हुआ था और वो पहला इंसिडेंट था जब मैं पहली बार केना से मिली थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज मैं इससे मिल रही हूँ। रीरी की मॉम कहती है ये कितना दुखद है। शुक्र है आप यहाँ आ गए हैं। उसके फादर कहते हैं मैंने सोचा लाइनेट को एक बड़ी बहन चाहिए इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसे अडॉप्ट करने के लिए। कानाई भी रीरी को मुस्कुराते हुए देख रही होती है। तभी रीरी अपने मन में सोचती है हाँ आज ही मैं पहली बार कानाई से मिली थी और मेरे पेरेंट्स भी इसे अडॉप्ट कर कर मेरी बड़ी बहन बना देते हैं। इतने में उसे पास्ट के कुछ झलक याद आते हैं और कहती है मेरे जिंदा पेरेंट्स मैं और कानाई। मेरी मेमोरी पास्ट के बारे में बहुत कुछ मुझे दिखा रही है। क्या जो कुछ भी मैं देख रही हूँ ये मेरे पिछले लाइफ का इंसिडेंट है या फिर ये कोई सपना था। आगे वो सोचती है जब वे आखिरी सांसें गिन रही थी तब वो भगवान से सेकेंड चांस मांग रही थी। अब ऐसा लग रहा है भगवान ने मुझे सच में सेकेंड लाइफ दे दिया है। इतने में लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है अब मुझे सब समझ में आ गया है। लाइनेट अपने फादर की ओर देखती है और कहती है फादर क्या आपने मेरे लिए एक मेड लेकर आए हो। आप मेरे बारे में कितना कुछ सोचते हैं। उसके फादर कहते हैं हाँ मैंने सोचा कि अगर पर्सनल मेड तुम्हारे लिए एक होगी तो इसमें कोई बुरा तो नहीं है। इतने में लाइनेट कहती है लेकिन मेरे पास तो पहले से राइली है। राइली उसके मेड का नाम होता है। आगे वो कहती है मुझे दूसरी मेड की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वे अपने आप से कहती है अगर मैं सच में अपने पास्ट लाइफ में आ गई तो इस लाइफ में मैं अपने आप को और मेरे फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगी। लाइनेट आगे अपने फादर को सुझाव देते हुए कहती है कैसा होगा अगर हम इसे टीनर के पास भेज दे। तो वे भी वर्कर को खोज रही थी। उसके फादर कहते हैं हाँ ये आइडिया भी बुरा नहीं है। वे अपने मन ही मन में कहती है इस लाइफ में मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी। कानाई लाइनेट अपने फादर को देखती है और कहती है थैंक यू पिताजी आपने मेरे बातों को मान लिए। पीछे से हम देखते हैं कानाई को जो कि सोच रही थी मुझे पहले से ही रियलाइज कर लेना था। मैं सोच रही थी अगर मैं पास्ट में चली जाऊं और सब कुछ बदल दूं तो ये और कुछ नहीं मेरा अहंकार था। इसी के साथ हम देखते हैं कानाई के पास्ट के बारे में। एक माइनिंग एरिया जहां पर छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं और कानाई दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है और अपने आप से कहती है मुझे ये बात तो बहुत पहले से ही मालूम था। मैं इन सब से अलग हूँ। मेरे लंबे घने सुनहरे बाल इन गंदे कोयलों में काम करने वाले के तो नहीं है। ये तो किसी अमीर घराने वाले हैं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है उसके घर की ओर जहाँ हम देखते हैं उसके फादर और उसके मदर खाने को लेकर झगड़ा कर रहे होते हैं। उसके फादर खाने को फेंकते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे ही डिनर में देने वाली थी। ये कितना गंदा और बेस्वाद है। उसकी मॉम भी चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें स्वादिष्ट खाना चाहिए तो फिर जाओ जाके अच्छे से पैसे कमाओ। इतना सुनते हैं उसके फादर उसके मॉम को एक झापड़ मार देते हैं और कहते हैं तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना ही करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे बहस कर रही हो। इतने में ही उन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई हो जाता है। कानाई जो कि ये सब बैठकर देख रही होती है वे कहती है मैं तो मानो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ।
वैसे ये दोनों झगड़ते रहते हैं सुबह से रात तक। हर दिन मुझे किसी गधे की तरह काम करना पड़ता है। और वे कुछ अमीर लड़कियों को देखती है, उन्हें देखकर कहती है मुझे भी इनके तरह ही एक खुशहाल जिंदगी चाहिए। क्या ऐसा जिंदगी मेरे नसीब में नहीं लिखा है? इस कोयले के खदान में मेरा कोई जगह नहीं है, ना ही ये मेरे लिए बना है। मैं तो किसी अमीर घराने की लड़की हूँ, मुझे तो वहाँ रहना होगा। भगवान ने मुझे इस हालत में इसीलिए छोड़ा है ताकि वो मेरा परीक्षा ले ले। इतने में हम देखते हैं कानाई को, जो कि पागलों की तरह अपने हाथों को साफ कर रही होती है। साफ करते करते वे कहती है मुझे ये सब किसी भी तरह से झेलना होगा ताकि मुझे एक खुशहाल जिंदगी मिले। और फिर अचानक एक दिन माइनफील्ड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, जिसे देखकर वहां पर जितने भी वर्कर थे उनके बीच भगदड़ हो जाता है। और वे कहते हैं क्या सच में ऐसा हो गया है? तभी एक औरत जो कि अपने बास्केट में कुछ कपड़े ले जा रही थी, वे पूरी तरीके से चौंक जाती है और कहती है क्या? और जो वर्कर उस माइन के अंदर काम कर रहे थे उनका क्या हुआ? दूसरी लड़की रोते हुए कहती है वो एरिया पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है और रेस्क्यू करना भी बहुत ही मुश्किल है। माइनफील्ड के इंचार्ज तो ये भी कह रहे हैं उनके डेड बॉडी को रिकवर करना भी बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए वे लोग रिकवर मिशन नहीं चलाने वाले हैं। ये सुनकर वहां पर जितने भी बूढ़े लोग थे और जिनके भी परिवार वाले लोग वहां काम करने के लिए गए थे, वे सब रोने लगते हैं। एक कोने में हम देखते हैं कानाई को, जो कि मुस्कुरा रही होती है और कहती है फाइनली गॉड ने मेरी बातों को सुन लिया। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस माइनिंग फील्ड के नज़ारे को, जहाँ पर लाइनेट के पिताजी भी आए होते हैं। उसके असिस्टेंट उसे बता रहे थे कि यहाँ क्या कुछ हो गया है। कानाई, जो कि उन्हें पहली बार देख रही होती है, वे कहती है ये जरूर बैरन हॉल्ट है। लाइनेट के पिताजी उसके असिस्टेंट पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी उसके असिस्टेंट कहते हैं पहले तो हम उन्हें सांत्वना देंगे और कुछ पैसे वगैरह देकर उनकी थोड़ी मदद कर देंगे। इसी बीच हम देखते हैं कानाई को, जो कि उनके जूते को पूछ रही होती है। ये सब देखकर उसके असिस्टेंट गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दिमाग से पैदल हो? यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम बैरॉन के जूते को छू रही हो, वो भी इतने गंदे हाथों से। कानाई कहती है प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तो बस चिंतित थी। बैरॉन के जूते के ऊपर कोल डस्ट आकर जमा हो गए हैं, इसीलिए तो मैं उन्हें साफ कर रही थी। उसके असिस्टेंट फिर भी गुस्सा में रहता है और वे गुस्से से कहता है इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम कुछ भी करने लगो। कानाई भोली सी चेहरे बनाती है और कहती है मैं दिल से माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। तभी हाल्ट पूछते हैं ये लड़की कौन है? उनके असिस्टेंट उससे कहते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट लड़की नहीं है, प्लीज आप दूसरे काम पर ध्यान दे। इतने में काना कहती है मेरा नाम काना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस कोल एक्सीडेंट में मारे गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनके बिना इस दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगी। हाल्ट कहते हैं तुम्हें जाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर अगर तुम चाहो तो मेरे एस्टेट में आकर रह सकती हो। काना ये सुनकर नौटंकी करते हुए कहती है क्या सच में? क्या ये पॉसिबल है? मैं आपके साथ आपके एस्टेट में आकर रह सकती हूँ? हाल्ट कहते हैं हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। काना रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है थैंक यू बैरॉन, थैंक यू सो मच। और वे मुस्कुराते हुए अपने आप से कहती है जैसा मैंने समझा था वैसा ही बैरॉन तो एक नरम दिल इंसान है। मैं तो हॉल्ट फैमिली में एक मेंबर बनने के लिए ही जन्म ली हूँ। अब वक्त आ चुका है। मेरा इतना परीक्षा लेने के बाद फाइनली गॉड ने इन्हें यहाँ भेजा है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक चैरियट को, जो कि एक बड़े से
विला के गेट के सामने आकर खड़ा होता है। कान्हा ये सब विंडो से देख रही होती है और कहती है, जैसे ही मैंने इस बड़े से विला को देखा था तभी मेरे अंदर एक इंट्यूशन जो था वो पूरी तरीके से यकीन में बदल गया और मैं फाइनली वहां आ गई जहां मुझे रहना था। लेकिन ये लड़की तो मुझे मेड बना दी। कहानी यहाँ प्रेजेंट में आती है जहाँ लाइनेट अपने फादर से कहती है, पिताजी मुझे एक और मेड नहीं चाहिए। कान्हा जो कि इन दोनों को बातें को सुन रही थी वे कहती है, मेरा ट्रू डेस्टिनी तो यही है और इस लड़की की इतनी हिम्मत जो मेरे डेस्टिनी के बीच में इंटरफेयर कर रही है। आगे वो अपने गुस्से को शांत करते हुए अपने आप से कहती है, सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके जैसे सुंदर कपड़े, सॉफ्ट क्लीन हेयर और एक प्यूर मुस्कुराहट जिसमें कोई छलावा ना हो, ना ही किसी चीज को पाने की तमन्ना है, ये सब मेरा होने वाला है। इतना कहते ही कान्हा एक अजीब सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है और वे लाइनेट की ओर देखती है और कहती है, ये मेरा आखिरी परीक्षा है। एक औरत को जो कि कान्हा को डांटते हुए एक और आदमी से कहती है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था ये लड़की किसी काम की नहीं है। वो आदमी कहता है, मार्कस पर्सनली रिक्वेस्ट किए थे इसे यहाँ पर काम देने के लिए और वे इसके बदले में हमें अच्छा खासा पैसा भी दिए हैं। वो औरत उस आदमी पर बहुत ही गुस्सा होती है और वे कहती है, ये लड़की तो पहले से ही दुबला पतला है, ये यहाँ क्या काम करेगी। चंद चांदी के सिक्के के कारण हमें इसे यहाँ नहीं रखना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ इसे किसी वैश्यालय में बेच देते हैं। तभी कान्हा मुंह खोलती है और वे कहती है, टॉर्कन आने से पहले मैं माइन में काम करती थी और वो कहती है, मैं किसी चीज को जल्दी से सीख सकती हूँ और तो मुझे लिखना भी आता है। वो औरत पूरे एटीट्यूड से कहती है, तुम्हें लिखना आता है लेकिन उसका यहाँ कोई काम नहीं है। कान्हा रिप्लाई देते हुए कहती है, नहीं, लिखना पढ़ना तो एक बहुत ही जरूरी स्किल है। वो औरत कहती है, क्या? तभी कान्हा कहती है, अगर आप किसी चीज को लिख कर रख लेंगे तो फिर वो एक सबूत के रूप में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप कस्टमर के डिटेल वगैरह लिख सकते हैं और इससे आपका किसी भी ट्रांजैक्शन में घपला नहीं होगा, जिसके कारण आपका लॉसेस कम हो जाएगा। ये सब सुनते हुए वे औरत कान्हा को घूर रही होती है। तभी कान्हा कहती है, इसके अलावा मैं थोड़ा सा खाना में ही ढेर सारा काम करके दे दूंगी। प्लीज मैम आप मेरे ऊपर विश्वास रखें। तभी वे अपने आप से कहती है, मैं वैश्यालय नहीं जा सकती लेकिन मैं कुछ दिन तो यहाँ रह सकती हूँ जब तक मैं हॉल्ट फैमिली को अपना ना बना लूं। वो औरत कहती है, अच्छा होगा, तुमने जो भी कहा है उसे याद रखना। और वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बात नहीं करना चाहती जो कि बहुत ही बड़बड़ करती हो। तुम अपना दस्ताना पहन लो और इस सेल्फ को साफ करना चालू कर दो। ये शब्द सुनकर कान्हा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वे कहती है, थैंक यू मैम। कान्हा उस सेल्फ को साफ करते हुए उस औरत से पूछती है, क्या ये सब मेडिसिन अलग अलग हैं? वो औरत गुस्से से कहती है, हाँ, तुम्हें इससे क्या? कान्हा कहती है, अगर हम इस बोतल के ऊपर इनके नाम लिखकर रख दे तो फिर हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और हम इसे जल्दी से जल्दी ढूंढ पाएंगे। वो औरत उसके बात को इग्नोर करते हुए कहती है, इस सेल्फ को साफ करते हुए केयरफुल रहना, नहीं तो ये दवाई का शीशी नीचे गिरकर फूट सकता है। कान्हा कहती है, क्या सच में ये इतने डेंजर हैं? वो औरत कहती है, हाँ, अगर तुम किसी
गलत दवाई को छू लोगी तो फिर पॉसिबली तुम मर भी सकती हो। कान्हा ये सुनकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाती है और कहती है, मैं समझ गई आपके बातों को। कहानी शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक महल को, जहां लाइनेट उसके माता पिता के साथ डिनर कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है, आपने कहा था आप जल्द ही ग्रेजुएशन सेरेमनी में जाने वाले हैं, क्या वो कल है? उसके डैड कहते हैं, हाँ वो कल ही है। और वे कहते हैं, हमें कल सुबह ही निकलना होगा बोर्डन के लिए। लाइनेट ये सुनकर अपने आप से कहती है, अरे हाँ, बोर्डन एक नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसका ग्रेजुएशन सेरेमनी कल ही होने वाला है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इस साल होने वाला ग्रेजुएशन सेरेमनी में दोनों प्रिंसेस आने वाले हैं, क्राउन प्रिंस फाइन ब्रिक और वो कचड़ा जो मुझे निर्दयता पूर्वक त्याग दिया, आगोस। लाइनेट अपने फादर से कहती है, फादर क्या मैं भी आपके साथ इस ग्रेजुएशन सेरेमनी में चल सकती हूँ? उसकी मॉम लाइनेट के फिक्र करते हुए कहती है, बोर्डन यूनिवर्सिटी यहाँ से काफी दूर है, जिसके कारण हमें कैरेज से जाने में काफी वक्त हो जाएगा। और लाइनेट तुम्हें तो मोशन सिकनेस है। लाइनेट कहती है, मैं मोशन सिकनेस का मेडिसिन ले लूंगी। फादर प्लीज मुझे भी इस बार आपके साथ आना है। उसके फादर भी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम सचमुच आना ही चाहते हो तो फिर तुम आ सकती हो। लाइनेट ये सुनकर खुश हो जाती है और वे कहती है, थैंक यू फादर। आगे हमें ये पता चलता है लाइनेट अपने पास्ट लाइफ में इस ग्रेजुएशन सेरेमनी के बारे में ज्यादा कुछ केयर नहीं करती थी, लेकिन इस बार का वक्त अलग है। सीन कट होता है और हम देखते हैं बोर्डन यूनिवर्सिटी, जहां ग्रेजुएशन सेरेमनी स्टार्ट हो चुका होता है। लाइनेट ये सब देखकर कहती है, मुझे जल्द से जल्द अपना पेंटिंग को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आज मैं क्राउन प्रिंस से मिलने वाली हूँ। उस ग्रेजुएशन सेरेमनी में जितने भी लोग आए थे वे सब क्राउन प्रिंस को कंग्रेचुलेशन कहते हैं और कहते हैं, आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आपके राज्य में हमारा किंगडम खुशी से भर उठे। क्राउन प्रिंस ये सब सुनकर कहते हैं, थैंक यू आप सब यहाँ आए। सीन शिफ्ट होता है लाइनेट और उसके फादर की ओर। उसके फादर हाथों में दो बोके रखे होते हैं। लाइनेट कहती है, फादर मैं चाहती हूँ एक बोके पर्सनली मैं हिज हाइनेस को ऑफर करूं। उसके फादर भी उस बोके को देते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बोके देते ही तुम वापस आ जाना, वहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं करना। लाइनेट भी कहती है, पिताजी आप इसके बारे में बेफिक्र रहें। लाइनेट क्राउन प्रिंस की ओर जाती है और वे कहती है, क्राउन प्रिंस की जय हो। द क्राउन प्रिंस, द लाइट एंड विजडम ऑफ द ग्रेट काउंट्रेस। राज्य के प्रति परम निष्ठा और अटूट ईमानदारी के साथ मैं आपके प्रति यह बधाई भाषण प्रस्तुत करती हूँ। क्राउन प्रिंस अचानक ये सब लाइनेट को करते हुए हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी उसके फादर पीछे से उसे पुकारते हैं, लाइनेट ये तुम क्या कर रही हो? तभी क्राउन प्रिंस आगे बढ़ते हैं और उसका बोके अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? लाइनेट कहती है, मेरा नाम लाइनेट हिल्ट है। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए बैरन हिल्ट की ओर देखते हैं और वे कहते हैं, लगता है आप अपनी बेटी को कुछ बहुत लंबा चौड़ा स्पीच देना सिखाए हैं। बैरन हिल्ट एम्बैरेस हो जाते हैं और वे कहते हैं, यूर हाइनेस। वो तो इसी बीच लाइनेट कहती है, ये मेरे पिताजी ने नहीं सिखाया है, मैं ये भाषण खास तौर से आपके लिए ही लिखी हूँ। आगे लाइनेट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, अगर आपको ये कुछ लंबा चौड़ा लगा
तो मुझे माफ कर दे। क्राउन प्रिंस कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे लाइनेट कहती है प्लीज आप थोड़ा बड़कपन दिखाकर मुझे माफ कर दें योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस भी उससे कहते हैं हो डियर, तुमने ऐसा कोई गलती नहीं किया है जिसके कारण तुम मुझसे माफी मांगो। लाइनेट प्रिंस की ओर देखती है और कहती है सचमुच क्राउन प्रिंस तो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। आगे वो कहती है तो क्या मैं इसे ये मान लूं आप मुझे माफ कर दिए हैं। आगे वो क्राउन प्रिंस को एक इनविटेशन देते हुए कहती है प्लीज आप इस इनविटेशन को मना मत करें, आप एक बार जरूर हमारे टेरिटरी टोरकन में आए योर हाइनेस और मुझे आपको होस्ट करने का एक मौका दें। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को किसी व्यक्ति से बात करते हुए। लाइनेट जो कि उन्हें दूर से देख रही होती है, उसके हाथ में और एक बुके होता है जो कि ऑगस्ट के लिए होता है। क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हैं, तभी लाइनेट अपने आप से कहती है थैंक यू मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए क्राउन प्रिंस। और वो कहती है अब मुझे इस बुके को डिलीवर करने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो गोल था वो अचीव हो चुका है। इतने कहते कहते लाइनेट की नजर खंबे के पीछे खड़े उस व्यक्ति की ओर जाता है और उसे देखकर लाइनेट पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वे कहती है आगोस आगोस, जो कि लाइनेट को देख लेता है। तभी लाइनेट मजबूरी में आगोस की ओर जाती है और कहती है हिज हाइनेस कंग्रेचुलेशन। तभी आगोस कहता है प्लीज इस तरह की फॉर्मेलिटीज को स्किप कर सकते हो। और वो कहता है मैं यहाँ आए दूसरे अमीरों से बचते हुए रहता हूँ क्योंकि मुझे उनका दिखावा पसंद नहीं है। लाइनेट कहती है ठीक है मैं समझ गई। और वे कहती है मैं भी तुमसे मिलना नहीं चाहती थी आगोस। फिर भी वे अपने भावनाओं को छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहती है कंग्रेचुलेशन योर हाइनेस। तभी आगोस कहता है क्या तुम भी वही कहने वाली हो, ये जितने भी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं वे सब तुम अपने गार्डन से तोड़कर लाई हो। जिसे सुनकर लाइनेट हैरानी से कहती है क्या कह रहे हैं, और वो बगल में पड़े बोके का ढेर को दिखाता है। जिसे देखकर लाइनेट को कुछ समझ नहीं आता है और वे अपने आप से कहती है ये बंदा तो अपने पास्ट लाइफ में भी इम्प्रेस नहीं हुआ था किसी से भी। अब मुझे इनसे एक्सक्यूज लेना होगा ताकि मैं और इनके साथ ना रहूं। इतना सोचते ही लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, मैं तो इसे रास्ते में कीन कर लाई हूँ। जिसे सुनकर एग्रोस हैरान हो जाता है और कहता है क्या। इसी बीच वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वे कहते हैं लाइनेट तुम यहाँ हो। और वो एग्रोस को ग्रीट करते हुए कहते हैं योर हाइनेस। तभी एग्रोस उनके बातों को काटते हुए कहता है प्लीज अगर आप मुझे कंग्रेचुलेशन कहने के लिए आए हैं तो मत कहें, मैं ये शब्द सुनकर पक गया हूँ। इतने में लाइनेट के हाथों में जो बुके था उसे एग्रोस छीन लेता है और कहता है लेकिन मैं इस फ्लावर को तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ जिसे आप बिना कोई हिचकिचाहट से रास्ते में कीन कर लाए हैं मेरे लिए। ये सुनकर बैरन कहते हैं क्या ऐसा लगता है लाइनेट कुछ ज्यादा ही बोल गई, वो तो अभी नादान है, मैं उसे शिष्टाचार सिखाने में नाकाम हो गया। एग्रोस कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। इतना कहते ही वो बोके को उस बोके का ढेर में फेंक देता है और कहता है चाहे मैं जो भी कहूँ सबका रिएक्शन इसी तरह होता है। बैरन एग्रोस से माफी मांगने लगते हैं। तभी एग्रोस कहता है बस बस बहुत हो गया, आपके शब्द तो मुझे रुला देंगे। बैरन कहते हैं शुक्रिया जो आप मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं योर हाइनेस। तभी लाइनेट उनके बातों को काटते हुए कहती है लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जो इस तरह के ओकेशन में रो पड़ूं। इतना कहते हैं वे अपने मन में कहती है क्या तुम
हमें यहाँ से जाने के लिए जल्दी कह सकते हो। इतने में वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वे कहते हैं, लेडी लाइनेट आप यही हैं। ये आवाज सुनकर एग्रोस बहुत ही गुस्से में उसे देखता है और लाइनेट हैरानी से क्राउन प्रिंस को देख रही होती है। क्राउन प्रिंस वहां आते हैं और कहते हैं, एग्रोस तुम भी यही हो। एग्रोस कहता है, हाँ, क्या मैं अब किसी से बात भी नहीं कर सकता? तुम तो बहुत ही बिजी हो मेरे भाई। तभी क्राउन प्रिंस फिनबर्ग कहते हैं, क्या तुम इस सेरेमनी के बाद कैपिटल चले जाओगे? एग्रोस कहता है, हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए। क्यों, किसी का इनविटेशन बाकी रह गया है? हाँ ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो कि मुझे इनवाइट करना चाहता हो। इतना कहते कहते वहाँ पर खड़े भीड़ को गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। लाइनेट भी ये सब देखती है और कहती है, अगर ये चाहे तो भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे आगे नहीं आकर इसे इनवाइट करेंगे। लाइनेट कहती है, एग्रोस की मदर जो कि मिस्ट्रेस थी, उन्हें विच मानकर उन्हें जिंदा ही जला दिया गया था, इसीलिए कोई भी एग्रोस को इनवाइट नहीं करना चाहता है। इतने में एग्रोस कहता है, लाइनेट तुम क्या सोच रही हो? लाइनेट कहती है, मुझे माफ कर दे। लाइनेट क्या तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगी? लाइनेट एग्रोस को घूर कर देखती है और अपने आप से कहती है, जहाँ फाइन ब्रेकर है उसी जगह पर एग्रोस को रहना पसंद नहीं है, तो फिर आज ही सडनली इतना चेंज कैसे हो गए? इतना कहते ही तभी एग्रोस एकदम से लाइनेट के पास आ जाता है और वे कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है लेडी लाइनेट को मेरे आने से दिक्कत है, इसीलिए ये उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। तभी लाइनेट 2 स्टेप पीछे जाती है और अपने सर को झुकाते हुए कहती है, नहीं ये सच नहीं है। मैं आप दोनों को अपने टेरिटरी में इनवाइट करना चाहती हूँ योर हाइनेस। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी अगर आप दोनों आएंगे तो। क्राउन प्रिंस को जो कि लाइनेट के इनविटेशन को मान लेते हैं और उसके एस्टेट में आ जाते हैं, जहां क्राउन प्रिंस को घेर कर सारी लड़कियां बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहती है, क्या आपने मेडिसिन को स्पेशल फोकस कर कर अपना पढ़ाई पूरा किया है? क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ मुझे मेडिसिन पर बहुत पहले से ही इंटरेस्ट था। इसी तरह वहाँ बातचीत चल रहा था, तभी हम देखते हैं बैरन और उनके वाइफ को। बैरन कहते हैं, ये केवल मेडिसिन में ही नहीं बल्कि लॉ में भी एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रह चुके हैं। लाइनेट की मॉम कहती है, हमने ये भी सुना है क्राउन प्रिंस के जैसा तर्क वितर्क कोई भी नहीं कर सकता है। उन पार्टी से दूर बैठे आगोस ये सब देख रहा होता है और वे मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे खुशी हुई जो मैं इस पार्टी में आया। इन बेवकूफों को देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन लाइनेट आखिर है कहाँ? इतने में हम देखते हैं एक मेड को भागी भागी आती है और कहती है, मास्टर एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यंग लेडी अजीब बिहेव कर रही है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा जाती है और वे कहती है, क्या लाइनेट अजीब व्यवहार कर रही है? उसे क्या हो गया? वो मेड कहती है, जब वे आज शाम को टाउन से वापस आ रही थी तब वो मोशन सिकनेस का मेडिसिन खा ली थी। उसी के बाद जब वे सो गई थी तब से वो जागी नहीं है। बैरन कहते हैं, क्या आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है? वो मेड कहती है, मैंने आजू बाजू के जितने भी डॉक्टर थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु इतना रात हो गया है जिसके कारण कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वे कहते हैं, मिस लाइनेट कहाँ है? वो मेड घबराई हुई कहती है, वे अपने कमरे में हैं माय लॉर्ड। क्राउन प्रिंस कहते हैं, ठीक है मुझे उनके पास ले चलो। ये सब आगोस दूर खड़ा देख रहा होता है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट
के माता पिता के साथ क्राउन प्रिंस भी उसके कमरे में आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस लाइनेट के सर के ऊपर हाथ रखकर चेक कर रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं इन्हें सांस लेने में बहुत ही कठिनाई हो रही है और इनको फीवर भी हो चुका है। उसके इस हालत को देखकर क्राउन प्रिंस गुस्से से कहते हैं क्या ये वही मोशन सिकनेस मेडिसिन है जो ये हमेशा लेती हैं? वो मेड उनके गुस्से को देखकर घबरा जाती है और वे लाइनेट के मॉम के पीछे जाकर छुप जाती है और वे कहती है लेडी लाइनेट जो मेडिसिन हमेशा यूज करती थी वे खत्म हो गया था, जिसके कारण वे जल्दी जल्दी में दूसरे मोशन सिकनेस मेडिसिन खा ली। आगे वो कहती है मैंने सुना है ये मोशन सिकनेस मेडिसिन टेनर और उनके वाइफ के द्वारा बनाया गया है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं टेनर के लैब को जहाँ काना मेडिसिन के साथ छेड़खानी कर रही होती है। उस दवाई को बदलते हुए काना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट होता है। सीन यहाँ वापस लाइनेट की ओर शिफ्ट होता है जहाँ लाइनेट फीवर के कारण उसके पसीने चल रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस पूछते हैं क्या तुम्हें पता है इस मोशन सिकनेस मेडिसिन में क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाया गया है? वो मेड कहती है मुझे माफ कर दे, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये मेडिसिन पर्सनली मार्गेट के द्वारा बनाया गया है, मुझे बस इतना ही मालूम है। क्राउन प्रिंस कहते हैं लाइनेट के इस हालत को देखकर ये पॉसिबल है इसे कोई ड्रग इंटॉक्शन दिया गया है। जिसे सुनकर बैरन हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं क्या ड्रग इंटॉक्शन? क्राउन प्रिंस कहते हैं जल्दी से गर्म पानी और एक टवल भी लेकर आए, उसके साथ लावेंडर और अदरक की पाउडर भी चाहिए, जल्दी उसे अभी लेकर आओ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं मेडिसिन तैयार कर कर लाइनेट को दे दिया गया होता है। क्राउन प्रिंस लाइनेट को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं और वे सोच रहे थे इतने प्यारी बच्ची को ये हालत किसने किया होगा। इतने में हम देखते हैं लाइनेट अपनी आंखों को खोल रही होती है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं लाइनेट क्या तुम ठीक हो? लाइनेट क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है यूर एक्सेलेंसी आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्या हो गया? क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम बेहोश हो गई थी, ऐसा लग रहा है तुम मोशन सिकनेस का ओवरडोज ले ली हो जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी। बैरन भी वहाँ आ जाते हैं और वे पूरे गुस्से में होते हैं। वे कहते हैं अगर यहाँ यूर एक्सेलेंसी नहीं होते तो अभी का सिचुएशन कुछ और ही होता। मार्गेट को इसका जवाब देना होगा, आखिर वे ऐसा क्यों किया? लाइनेट कहती है नहीं ये मेरी गलती थी, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी लाइनेट कहती है मैंने ही अलग दवाई खा लिया था। कहानी कुछ देर पीछे जाती है जहां हम देखते हैं उसी मेड को भागी भागी किसी कैरेज की ओर जा रही थे जिसमें लाइनेट बैठी होती है और वे एक मेडिसिन को लेकर सोच रही थी मार्गेट का बनाया गया ये दवाई क्यों अजीब मुझे लग रहा है, क्या इसका कारण काना है? इतने में हम देखते हैं ओ मेड को जो कि लाइनेट से कहती है मुझे माफ कर दे माय लेडी, मैं आपके मोशन सिकनेस मेडिसिन को रखना भूल गई थी जिसके कारण आने में थोड़ी लेट हो गई। इतने में लाइनेट की नजर उसके बास्केट में रखे उस मेडिसिन की ओर जाती है और वे सोचती है क्या यही वो मेडिसिन है जो सर्वेंट यूज करते हैं। कहानी यहाँ प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं उसी मेड को जो कि हैरान होती है और वे कहती है क्या आपने वो पूरे मेडिसिन को खत्म कर दिया जो मैंने आपको दी थी? आपको तो थोड़ा सा ही खाना था, इसका साइड इफेक्ट बहुत ही बुरा होता है। लाइनेट भी उदासी भरे चेहरे से कहती है मुझे माफ कर दो राइली, मेरे कारण तुम इतना परेशान हो गई हो। लाइनेट आगे क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है
थैंक यू योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस भी उसे कहते हैं, आप ऐसा ना कहें, मुझे खुशी हुई आपको वापस सही सलामत देखकर। कुछ दिनों के लिए आपके कंडीशन को मॉनिटर करना होगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए यहीं रह जाऊं, अगर बैरन को इससे कोई दिक्कत ना हो तो। लाइनेट कहती है, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं योर एक्सेलेंसी। क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं तो बस आपको फुल्ली रिकवर होते हुए देखना चाहता हूँ। जिसे देखकर लाइनेट थोड़ा सा ब्लश करती है और वे कहती है, क्या? तभी क्राउन प्रिंस बताते हैं, आने वाले कुछ दिनों में मेरा किसी भी तरह की शेड्यूल नहीं है, तो फिर मैं बेफिक्र होकर यहाँ रुक सकता हूँ। लाइनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं फटाक से रेडी होकर नीचे आती हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ। लाइनेट और क्राउन प्रिंस के बातों को आगोस बाहर खड़े सुन रहा होता है और वे कहता है, ये काम कर गया। कुछ दिनों के लिए अब मुझे भी कैपिटल जाना नहीं पड़ेगा। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को पार्टी में आते हुए। लाइनेट जैसे ही स्टेप्स से नीचे आ रही होती है, वे क्राउन प्रिंस को देखती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, ये व्यक्ति मेरे पिछले लाइफ में भी मेरे जान बचाते बचाते अपना जान गवा दिए। आगे वो कहती है, हाँ ये सच है, मैं क्राउन प्रिंस को इस पार्टी में इसीलिए इनवाइट की थी ताकि मैं उनके और भी नजदीक हो सकूं, लेकिन हालात इस तरह हो जाएंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आगे वो कहती है, मैं अपने पास्ट लाइफ में आपके खिलाफ जो भी गलत कामों को किया था उसे मैं वापस नहीं दोहराऊंगी। इतने में लाइनेट एक आवाज सुनती है, तुम तो मरकर वापस आ गई हो, सच कह रहा हूँ है ना। जिसे सुनकर लाइनेट पूरी तरीके से चौंक जाती है और वो पलटकर जैसे ही देखती है उसके सामने आगोश होता है और वे कहता है, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही इधर उधर घूम रही हो। लाइनेट उसे देखकर कहती है, आगोश क्या ये अभी तक वापस नहीं गए। इतने में आगोश लाइनेट के पास आ जाता है और वे कहता है, आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपके तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ है। आगे वो कहता है, क्योंकि आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिला है इसीलिए शायद आप इस तरह दिख रही हैं। लाइनेट कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया है और मैं फिलहाल ठीक भी हूँ। लाइनेट मुस्कुराते हुए उसे देखती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, ऐसा लग रहा है आगोश कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है मुझ में। क्या ऐसा हो सकता है? इसका कारण क्राउन प्रिंस का फेवर है जो कि मेरे प्रति वो दिखाए थे। आगे वो कहती है, थैंक यू जो आप मेरे बारे में इतना सोचे हैं योर एक्सेलेंसी। आगोश कहता है, क्या तुम ठीक हो सच में? अगर ऐसा है तो क्यों ना हम दोनों डांस करें। इतना कहकर वे अपने हाथों को आगे बढ़ाता है। लाइनेट ये देखकर हैरान हो जाती है और वे अपने आप से कहती है, मैं ही क्यों? आगे वो कहती है, मेरे लिए हॉनर की बात होगी अगर मैं हिज हाइनेस दी क्राउन प्रिंस के साथ डांस करूं तो, और मैं ये भी चाहती हूँ मुझे बचाने वाले के साथ ही मैं अपना पहला डांस करूंगी। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर आगोश बहुत ही हैरान हो जाता है और वे कहता है, क्या मुझे अभी अभी रिजेक्ट कर दिया गया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे फेवर को रिफ्यूज कर रही हो। पोपट बनने के बाद वो कहता है, शायद लाइनेट ऐसे व्यक्ति है जो किसी भी तरह के डेट अपने लाइफ में नहीं रखना चाहती है। इतना कहते ही वे उसे घूर कर देखता है और कहता है, लाइनेट इस प्रिंसिपल को तुम याद रखना। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काना को जो कि उस पार्टी में आई हुई होती है। वे इधर उधर देखते हुए कहती है, आखिर बैरन है कहाँ? इतने में वहाँ एक आदमी आता है और वे कहता है, क्या ये सुंदर महिला मेरे साथ डांस करना चाहेगी? काना उसे बुरी
तरीके से रिजेक्ट करते हुए कहती है, तुम मेरे साथ बात मत किया करो। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, क्या? कान्हा गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा? तुम मुझसे बात मत करो। कान्हा को इतना गुस्से से बात करते हुए देखकर वो आदमी डर जाता है और वे कहता है, एक वेश्या को इस तरह पार्टी में घूमने की इजाजत किसने दी? वो आदमी डर के वहाँ से चले जाता है। इतने में कान्हा भी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, आखिर मेरा हालत इस तरह कैसे हो गया? इन जैसे कीड़े मकोड़े भी मुझे अब आंख दिखाने लगे हैं। कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है जहाँ कान्हा कह रही होती है, लालच है गंदे टीनर, तुमने कहा था एक हफ्ते के काम को मैं अगर एक ही दिन में खत्म कर दूं तो मुझे इस पार्टी में आने का अनुमति है। तुमने ये सोचा था कि मैं एक काम को नहीं कर पाऊंगी? इतना कहते कहते वो उस दवाई खाने में रखे हुए शीशी को देखती है और वे कहती है, ये सब तो ठीक है, क्या हाल्ट वो मेडिसिन लिए होंगे जो कि मैं मेड के द्वारा भेजवाई थी? और वे कहती है, अगर इस दवाई को किसी ने खा लिया होगा तो फिर मार्केट को तो खैर नहीं, और यही एक तरीका है मुझे वापस से इस पैलेस में आने का। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कान्हा बहुत ही गुस्से में होती है। तभी वो एक आवाज सुनती है, वाह, आपको देखने से तो लग रहा है आप जरूर किसी रईस घर की लड़की हो। ये कहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम पिक्सो है और वे उससे बातचीत करते हुए कहता है, किसने सोचा होगा तुम टेनर की डॉटर हो? कान्हा गुस्से से कहती है, तुम अभी भी दिखने में ठग के बेटे की तरह लग रहे हो। पिक्सो कहता है, ये सब तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? क्या फिर से तुम अपने आप को इस दुनियादारी से अकेले रखने की कोशिश कर रही हो? जिसे सुनकर कान्हा और भी गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो मुंह उठाकर कहीं भी चले आए। पिक्सो मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ किसे देखने के लिए आई हो? क्या वो क्राउन प्रिंस हैं? कान्हा कहती है, क्या कह रहे हो? क्राउन प्रिंस वो भी यहाँ? पिक्सो कहता है, हाँ वो देखो वहाँ पर। कान्हा क्राउन प्रिंस की ओर देखती है और कहती है, प्रिंस को मैं परियों की कहानी में देखी हूँ, सच में वो कहानी गलत नहीं था, ये एकदम ही परफेक्ट है। पिक्सो इतने में उसको टांग खींचते हुए कहता है, हो डियर, प्रिंस पहले से ही अपने प्रिंसेस के साथ हैं, क्या तुमने नहीं देखा? और हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और लाइनेट को एक दूसरे के साथ बात करते हुए, जिसे देखकर कान्हा गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, लाइनेट तुम फिर आ गई। कान्हा पिक्सो से कहती है, एक प्रिंसेस? हाँ, वो तो केवल एक डेरॉन की बेटी है जो कि प्रिंसेस की तरह दिखने की कोशिश कर रही है। पिक्सो कहता है, और तुम्हारे बारे में क्या? तुम तो बैरन की बेटी भी नहीं हो। कान्हा अपने बेइज्जती होते हुए देखकर और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है, क्या तुम अपने मुंह को बंद रख सकते हो? पिक्सो तभी कान्हा के कंधे पर हाथ रखता है और उसे समझाता है, डार्लिंग, इस दुनिया में ऐसे भी कई चीज है जिन्हें तुम नापसंद करते हो, फिर भी तुम्हें तो उन्हें पहचानना आना चाहिए। वो लड़की और तुम दोनों में वही लड़की है जो कि प्रिंसेस की तरह दिख रही है। और वो लाइनेट के खूबसूरती को तारीफ करते हुए कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस जैसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखा है। लाइनेट के तारीफ को सुनकर कान्हा उदास हो जाती है और वे कहती है, नहीं, वो सुंदर इसीलिए है क्योंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा है। वो एक अमीर घराने की लड़की है और उसके यहाँ पैसा पानियों की तरह बहता है। उसके पास ढेर सारे रत्न भी हैं और वो जगह तो मेरी होनी चाहिए। पिक्सो, क्या तुम मेरे साथ बेट लगाना चाहते हो? पिक्सो ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी कान्हा क्राउन प्रिंस और लाइनेट की ओर देखती है और वे कहती है, चाहे मैं लाइनेट की जगह लूं
या ना लूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कान्हा किस तरह की बेट करने वाली होगी? आप अपना आंसर कमेंट में लिख दें क्राउन प्रिंस को, जो कि लाइनेट को देखते हुए कहते हैं, लाइनेट क्या तुम ठीक हो? तुम अपने आप को इतना कष्ट ना दो। लाइनेट कहती है, यूर हाइनेस मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ बस इसीलिए आई थी ताकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं। क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या एक रिक्वेस्ट? लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं? ये सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाते हैं और वे हैरानी से कहते हैं, ठीक है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं उन दोनों को डांस फ्लोर पर डांस करते हुए। तभी लाइनेट की नजर किसी दूसरी ओर जाती है और हम देखते हैं वे पिक्सो और कान्हा को देख रही होती है और उन्हें देखते देखते कहती है, जैसे कि आशा था कान्हा तुम आ गई। कान्हा भी उसे घूर कर देख रही होती है। लाइनेट भी उसे देखते हुए कहती है, जब तुम यहाँ आई गई हो तो फिर मैं कैसे शांत रह सकती हूँ। आगे हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और लाइनेट को डांस करते हुए। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, तुमने कहा था म्यूजिक को चेंज करने के लिए। लाइनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे ये म्यूजिक बहुत ही पसंद है। इतने में हमें ये पता चलता है लाइनेट अपने पास्ट लाइफ में भी इस सॉन्ग को लगातार 3 बार चलाने के लिए कहती है बिना रुके। जैसे ही ये सॉन्ग रुकता है, कान्हा जो कि अपने हाथ में वाइन ग्लास रखी होती है उसे फोड़ देती है और उसका एक करने का कारण केवल एक ही है, उसे जब भी अटेंशन चाहिए होता है वे इसी तरह ग्लास को फोड़ने लगती है। और वो कहती है, जैसे ही वे अपने पास्ट लाइफ में ग्लास को फोड़ी थी, क्राउन प्रिंस के नजर सीधे उसकी ओर जाता है और वे कहते हैं, लेडी क्या तुम ठीक हो? कान्हा भी मौके पर चौका मारते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे यूर हाइनेस, मैं बहुत ही बड़ी गलती कर दी। प्रिंस जो कि दिल के अच्छे होते हैं वे इसे इग्नोर करते हुए अपना हाथ को आगे बढ़ाते हैं और वे कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगा होगा। लाइनेट आगे बताती है, मैंने तो केवल यही समझा था ये एक एक्सीडेंटली हुआ गया इंसिडेंट था, लेकिन ऐसा नहीं था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां वे अपने आप से कहती है, पिछले बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं होगी, तुम बस शांति से इंतजार करते रह जाओगी कान्हा, लेकिन ये गाना खत्म नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कान्हा को जो कि बहुत ही घबराई हुई रहती है। लाइनेट भी उसे घूर कर देखती है और वे कहती है, वो भोली भाली लाइनेट मर चुकी है। इधर हम देखते हैं कान्हा को जो कि काफी गुस्सा हो जाती है। पिक्सो जो कि उसके बगल में होता है वे धीमे आवाज से कहता है, ऐसा लग रहा है मैं इस बेट में जीतने वाला हूँ। जिसे सुनकर कान्हा और भी गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, डैम इट, ये म्यूजिक आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा? और वे घूरते हुए पिक्सो से कहती है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे मैं हार मान जाऊंगी? इतना कहते कहते वहां से गुजर रही एक मेड के ऊपर खुद ही जाकर गिर जाती है। जैसे ही वो उस मेड के साथ टकराती है, उसके हाथ में जितने भी वाइन ग्लास थे वे सब नीचे गिरकर टूट जाते हैं और क्राउन प्रिंस का अटेंशन वे पा लेती है। क्राउन प्रिंस जो कि उसके पास आ रहे होते हैं वे कहते हैं, आखिर यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? कान्हा जो कि फर्श पर गिरी हुई होती है वे एक सीधी साधी भोली सी लड़की बनकर कहती है, वाओ हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस। इतना कहते ही वे अपने मन में कहती है, मुझे ही आपके साथ रहना होगा क्राउन प्रिंस, ना कि ओ दुष्ट लाइनेट। लाइनेट को आगे जो कुछ भी होने वाला होता है वे उसे पता रहता है, जिसके कारण क्राउन प्रिंस को उसके पास पहुंचने से पहले ही लाइनेट कान्हा के पास जाती है और वे कहती है, हो डियर
क्या तुम्हें इन टूटे ग्लास से चोट लग गया? काना कहती है, मैं एक्सीडेंटली मेड के साथ टकरा गई थी और मुझे बहुत ही ज्यादा चोट भी लग गया है। इतने में लाइनेट कहती है, अभी देर रात हो गई है जिसके कारण क्लिनिक वगैरह बंद हो गया होगा, तो मैं ये कह रही हूँ हिज हाइनेस, क्यों ना आप इस गरीब लड़की की मदद कर दें। क्राउन प्रिंस भी कहते हैं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा। लाइनेट काना ये सब होते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन में कहती है, ये बेवकूफ लाइनेट अनजाने में मेरी बहुत ही मदद कर दी। आगे वो मगरमच्छ की आंसू रोते हुए कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। दूसरी ओर हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, काना चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना ही लेती हो, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, चाहे तुम जितना ही हाथ पैर क्यों ना मार लो, मेरी जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं काना को बेड पर लेटी हुई। काना क्राउन प्रिंस को देखकर कहती है, थैंक यू योर हाइनेस, मेरे जैसे अनजान गुमनाम लड़की को भी आप इतनी मदद कर रहे हैं, आप बहुत ही उदार हैं योर हाइनेस। इतना कहते ही काना अपने बालों को सही कर रही होती है और वे अपने आप से कहती है, मुझे किसी भी तरह क्राउन प्रिंस के नजरों में आना होगा। मुझे उम्मीद है उन्हें परफेक्टली ग्रूम्ड लड़कियों को देखना अच्छा लगता होगा, इसीलिए मैं उनका सिंपैथी लेने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। आगे वो ब्लश करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मेरा नाम काना है। इतना सुनते ही क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हैं और वे कहते हैं, थैंक यू तो लेडी लाइनेट को जाना चाहिए, ना कि मुझे। जिसे सुनकर काना भी हैरान हो जाती है और वे कहती है, ऑफ कोर्स योर हाइनेस। और वो लाइनेट को देखते हुए कहती है, मैं अपने तहे दिल से यंग लेडी की ऋणी हूँ। काना जो कि बाहर से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी, वे अपने अंदर बहुत ही घृणा कर रही थी लाइनेट को देखते हुए और कहती है, लाइनेट, केवल तुम्हारे कारण ही मुझे उस छोटे से झोपड़ी में जाकर काम करना पड़ रहा है, इसका बदला मैं जरूर तुमसे लूंगी लेडी लाइनेट। इतना कहते ही अचानक वो कहती है, लेडी लाइनेट, क्या आपको मैं याद हूँ? आप ही थे जो मुझे टेनर के यहाँ भेजे थे। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और वे कहता है, मुझे माफ कर दें लेट आने के लिए। और वे कहता है, मैं किसी दूसरे काम में बहुत ही बिजी हो गया था जिसके कारण मैं जल्दी नहीं आ पाया, और मैंने ये भी सुना है कि आप बेहोश हो गए थे। इतने में उसकी नजर लाइनेट की ओर जाता है और उसे सही सलामत देखकर हैरानी से कहता है, लेडी लाइनेट, आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। लाइनेट भी मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया आप जो यहाँ आ गए डॉक्टर एंजल मैन, लेकिन मैं पहले ही ठीक हो गई हूँ। ये सब हिज हाइनेस दी क्राउन प्रिंस के कारण हुआ है। और वो मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन आप सही वक्त पर आए हैं, यहाँ और एक पेशेंट भी है। जिसे सुनकर काना हैरान हो जाती है और वो कहती है, नहीं, मैं नहीं हूँ। इतने में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो भी कहते हैं, एंजल मैन, जब तुम आ ही गए हो तो फिर आगे का स्थिति तुम संभाल लो। लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। काना जो कि बहुत ही हैरान और गुस्सा भी थी, वे कहती है, आखिर तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ऐसा ही देखभाल कर रहे थे? लेडी लाइनेट का सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पिक्सो को, जो कि काना की ओर जा रहा था और वे कहता है, मुझे तो मालूम है काना बहुत ही बुरी है, लेकिन वे इतना
इतना दूर तक जाकर अपने आप को खतरे में डाल सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पिक्सो जो कि काना से मिलने के लिए जा रहा था, वे रास्ते में क्राउन प्रिंस और लाइनेट को बात करते हुए देखता है और उन्हें देखते हुए सोचता है, शुक्र है यहाँ तो कोई है जिससे मैं अपना सवाल का जवाब ले सकता हूँ। इतना कहते कहते वे सीढ़ियों से लाइनेट की ओर जा रहा था और कहता है, एक्सक्यूज मी मिस। इतने में लाइनेट उसे घूम कर देखती है और कहती है, कौन? पिक्सो उसे देखकर ब्लश करने लगता है और उसके मुंह से निकल जाता है, प्रिंसेस। लाइनेट उसे सुनकर कहती है, प्रिंसेस क्या आपने मुझे बुलाया? पिक्सो ब्लश करते हुए कहता है, ओ मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा था। पिक्सो कहता है, मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ कर दें प्रिंसेस, मेरा नाम पिक्सो एडम है। लाइनेट पिक्सो के सरनेम को सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, क्या ये उसी व्यक्ति का बेटा है जो कि ब्लैक मार्केट का डीलर है? वो चाहे तो कुछ भी बेच सकता है, यहाँ तक कि नए जन्मे शिशु को भी वो बेच देता है। आगे वो अपने आप से कहती है, हाँ मुझे अभी याद आया, ये तो काना के साथ था। लाइनेट पिक्सो से पूछती है, क्या तुम काना के दोस्त हो? पिक्सो भी जवाब देते हुए कहता है, हाँ आपने सही पहचाना, मैं और काना बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। लाइनेट कहती है, वो तो मेरे कमरे में है जो कि सेकेंड फ्लोर में है, अगर तुम चाहो तो ऊपर जाकर तुम उसे देख सकते हो। पिक्सो हैरान हो जाता है और वह कहता है, मैं अगर आपके कमरे में जाऊंगा तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम कह रहे थे काना तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है, तो क्यों ना तुम जाकर उससे बात कर लो? पिक्सो कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। इतना कहकर वे वहां से जाने लगता है। लाइनेट उसे जाते हुए देखकर अपने मन में सोच रही थी, काना और पिक्सो जब एक साथ थे तब काना अपने एक्सप्रेशन को छिपा नहीं रही थी, बल्कि उसके ऊपर और भी गुस्सा कर रही थी। इससे ये तो साबित हो जा रहा है ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। इतने में क्राउन प्रिंस लाइनेट के पास आते हैं और लाइनेट से पूछते हैं, लाइनेट तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? क्या वो व्यक्ति जो अभी अभी यहाँ से गुजरा है, क्या उसने तुम्हें कुछ कह दिया है? लाइनेट हैरानी से कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस। इतने में क्राउन प्रिंस लाइनेट के बातों को काटते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें अभी भी तकलीफ हो रही है तो तुम मुझसे कह सकते हो, तुम अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जाकर थोड़ी रेस्ट और कर लो। लाइनेट कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। काना के लिए मैं अपने आप को चिंता करने से नहीं रोक पा रही हूँ, क्या वो ठीक होगी ना? मुझे बहुत ही बुरा लगा, जिस पार्टी को मैं होस्ट कर रही हूँ उसी पार्टी में बेचारी काना को चोट लग गया है। क्राउन प्रिंस उसे इस तरह कहते हुए देखकर वो भी उदास हो जाते हैं और वे भी अपने मन ही मन में कहते हैं, लाइनेट कितनी दयालु है। और वे लाइनेट से कहते हैं, डॉक्टर आ गए थे तो तुम फिक्र मत करो, वे उसकी अच्छी तरीके से चेकअप कर देंगे। लाइनेट क्राउन प्रिंस से कहती है, आप कितने दयालु इंसान हैं, आप अपने टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें आप अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मैं आपके टेरिटरी में जन्मी हूँ योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इतने बड़ी बड़ी बातें तुम कहाँ से करने सीख गई हो? इतना कहकर क्राउन प्रिंस वहां से जा रहे थे। लाइनेट पलट कर उन्हें देखती है और कहती है, क्राउन प्रिंस फिन ड्रिकर बहुत ही जेंटल पर्सन है, लेकिन काना इनके सिंपैथी को गेन कर कर इनके आजू बाजू में जितने भी लोग रहते थे उन्हें वो ट्विस्ट करती थी। क्राउन प्रिंस प्लीज आप काना का ट्रू नेचर को जल्द ही जान लें। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं काना को, जिसे डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हुए कह रहे थे, अगर तुम इन मेडिसिन को सही वक्त पर लोगे और रेस्ट करोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मिस मेरा काम अब पूरा हो गया है तो मैं अब चल रहा हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से जाने लगते हैं। काना
मुस्कुराते हुए कहती है, मिस। हाँ, इतना कहकर वो बेड पर लेट जाती है और वे मुस्कुराते हुए कहती है, इतना सॉफ्ट बेड, नए साफ कपड़े। अब डॉक्टर ने भी मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। यही सब तो चीज था जो कि मैं चाह रही थी, मिस। मिस काना। हाँ, इतने में हम देखते हैं काना को अचानक उठकर बैठती है और वो कहती है, तुम। दूसरी ओर हम देखते हैं पिक्सो को, जो कि गेट के पास खड़ी होता है और वे कहता है, यहाँ तुम जिस तरह बैठी हो इसे देखकर ऐसा लगता है तुम सच में एक अमीर घराने की बेटी हो। काना कहती है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पिक्सो कहता है, प्रिंसेस ने ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूं, क्योंकि तुम तो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, है ना? जिसे सुनकर काना कहती है, क्या सच में उसने तुम्हें ऊपर भेजा है? इतना कहकर वे अपने चेहरे को गंभीर करती है और वे कहती है, आखिर वो इतना काइंडनेस कैसे हो सकती है? काना अपने हाथों को पिक्सो की ओर बढ़ाती है और उससे कहती है, तुम सही वक्त पर आ गए हो, मेरे नजदीक तो आओ। वो जैसे ही काना की ओर जाता है, काना अचानक से ही उसके गाल पर चाटा मार देती है और कहती है, मैं इस बेट में जीत गई थी। क्या तुम देख पा रहे हो मैं किसके बेड पर अभी बैठी हूँ? पिक्सो अपने गाल को सहलाते हुए कहता है, मुझे तो याद ही नहीं मैं कुछ ऐसा बेट किया था तुमसे। इतने में वो नोटिस करता है दरवाजे के पास किसी को खड़ा होते हुए। काना आगे कहती है, अब सब कुछ साफ हो गया है, मैं यही रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ जल्द ही रहना चालू कर दूंगी। पिक्सो मुस्कुराता है और वे मन ही मन में कहता है, मुझे पता नहीं इस डोर के पीछे कौन खड़ा है, लेकिन ये सही वक्त है काना से रिवेंज लेने का। तभी पिक्सो चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ रहने वाली हो? लेकिन कैसे? काना बताती है, मुझे ऐसा लग रहा है गॉड ने ही मुझे यहाँ तक भेजा है, मैं जल्द ही काना हिल्ट बनने वाली हूँ। पिक्सो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है गॉड की इच्छा तो तुम्हें टेनर की बेटी बनाकर रखने में है। ये सुनकर काना फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए अपने हाथों को उठाती है और गुस्से से कहती है, क्या तुम शांत नहीं रह सकते? पिक्सो इतने में उसके पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। आगे वो कहता है, काना, लोग अपने अपने हैसियत के अनुसार वे लोग अपनी जगह पर रहते हैं। इतना कहकर कहानी थोड़ी पास्ट में जाती है, जब पिक्सो एक बच्चा रहता है। उसे एक व्यक्ति बता रहा था, पिक्सो ध्यान से देखो और ये बात को हमेशा याद रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने औकात से बड़े सपने को देखता है, इसका मतलब केवल एक ही है, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था उस मूर्ख सेकंड प्रिंस के मॉम के साथ। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पिक्सो काना को समझा रहा होता है, मैं एक दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा है ये तुम्हें मिसगाइड कर रही है और एक दिन ये तुम्हें ही नष्ट कर देगी। इतना कहकर पिक्सो उस कमरे से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर खड़े उस व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाता है और वे मन ही मन में कहता है, मैंने तो समझा था ये प्रिंसेस स्टीवर्ड है, लेकिन उसके सामने क्राउन प्रिंस फिन ब्रेकर होते हैं। वे तुरंत ही अपने सर को झुकाता है और वे कहता है, योर हाइनेस, आपने मेरे दोस्त की बहुत ही मदद किया है, इसके लिए शुक्रिया। इतना कहते ही वे अपने मन ही मन में कहता है, मुझे उम्मीद है कुछ भी बुरा नहीं होगा। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है लाइनेट की ओर और हम देखते हैं लाइनेट को बाहर गार्डन में घूम रही होती है और वे गहरी सांस लेते हुए कहती है, इस तरह के कंफर्टेबल बेड में सोना, डॉक्टर से अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट मिलना, ये सब से काना बहुत ही प्रभावित हुई होगी और वे अपना असली चेहरा अपने दोस्त के सामने जरूर वे उजागर करेगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, हिज
हाइनेस काना की असलियत जान लें। इतने में हम देखते हैं लाइनेट को कोई पीछे से उसका हाथ को पकड़कर खींचता है। लाइनेट के हाथ को खींचने वाला प्रिंस आगोस होते हैं। वे तुरंत ही लाइनेट को देखकर इशारा करते हैं, ज्यादा शोर मत मचाओ, ये मैं हूँ। लाइनेट ये सब होते हुए देखकर अपने मन ही मन में कहती है, हाँ एग्जैक्टली तुम हो, इसलिए तो मैं चिल्लाना चाहती हूँ। आगोस कहते हैं, ये थोड़ा ऑकवर्ड तो है, लेकिन अभी के लिए तुम थोड़ा शांत रहो। इतने में हम देखते हैं उसी रास्ते से दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए जा रहे थे। उसमें से एक कहता है, जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, ये बहुत ही एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। इसका बिहेवियर भी राजसी नहीं लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोली ब्लड से बिलोंग करता है। आखिरकार उसकी माँ तो एक चुड़ैल थी। इसे सुनकर लाइनेट बहुत ही चौंक जाती है। आगे वे कहते हैं, अगर इसे रोका नहीं गया तो फिर ये एक बदमाश के अलावा और क्या बनेगा। हिज मेजेस्टी को इसके ऊपर एक डिसीजन लेना ही होगा। आगोस आगे वे मन ही मन में सोच रहा था, क्या ये सब लाइनेट सुनी कि नहीं। लाइनेट आगोस से कहती है, योर हाइनेस आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आगोस कहते हैं, मुझे माफ करना, मुझे अंदर बहुत ही घुटन सा हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। लेकिन मैं कहीं भी जाऊं, हर जगह ऐसा ही सुनने को मुझे मिलता है। लाइनेट ये सुनकर पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाती है और वे सोचती है, आगोस अपने पास्ट लाइफ में भी अपने मॉम के स्टोरी बताकर मुझे अपने पक्ष में खींच लिया था और मैं बेवकूफ इसके ऊपर विश्वास भी कर ली और इसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। इतने में आगोस कहता है, तो अब तुम्हें बताओ मैं अब क्या करूं। तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आंसर देती हो ना, अब बताओ प्लीज। लाइनेट खामोश रहती है और वे मन ही मन में सोच रही थी, लाइनेट तुम्हें अब इस व्यक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम इसको अब साफ साफ जवाब दे दो। आगे लाइनेट कहती है, क्या हिज मेजेस्टी का वंशज अश्लील है। जिसे सुनकर आगोस हैरान रहता है और वे कहता है, क्या कह रही हो। लाइनेट कहती है, मैंने सोचा आप इस तरह के शब्द हिज हाइनेस को रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है हिज हाइनेस उनके वंशज इतने भी अश्लील नहीं होंगे और तो वे एरोगेंट भी नहीं हैं। आगोस कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। आगे वो बताता है, यहाँ और कुछ नहीं है, बस घृणा भरे लोग हैं। वे सब लोग आपके सामने तो हंसकर बात करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वे बहुत ही नॉनसेंस बातें करते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता रहेगा, तुम तो किसी पैलेस में कभी रही नहीं हो। लाइनेट ये सुनकर गुस्सा हो जाती और वे कहती है, अचानक आप बहुत ही ज्यादा बात करने लग गए हैं, जब से मैं आपके पक्ष में बात करी थी। आगोस मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। लाइनेट ये सुनकर अपने पास्ट में हुई घटनाओं को याद करते हुए अपने आप से कहती है, तुम एक कचड़े के ढेर हो, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, अपने फैमिली कहानी को सुनाकर दूसरे का सिंपैथी गेन करते हो और तुम उसे आखिर में धोखा दे देते हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। और वे अपने गुस्से को काबू करते हुए कहती है, हिज हाइनेस। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर क्राउन प्रिंस और एक बूढ़े व्यक्ति आते हैं जो कि लाइनेट के दादा होते हैं। वे कहते हैं, लाइनेट तुम यहाँ क्या कर रही हो। लाइनेट कहती है, योर हाइनेस एंड ग्रैंडपा, आप दोनों यहाँ इस वक्त पे। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर तुमसे माइनिंग इशू को लेकर बात करने के लिए आया था, लेकिन तुम बाहर क्या कर रही हो। हिज हाइनेस बहुत ही चिंता कर रहे थे जब वे तुम्हें अंदर नहीं देखे तो। लाइनेट मुस्कुराते हुए कह रही थी, मुझे माफ करना, मेरे कारण आपको चिंता हुई हिज हाइनेस। मैं तो बस यहाँ छोटी सी वॉक करने के लिए आई थी। तभी आगोस कहता है, इतना चिंता करने की क्या
बात थी, मैं तो उसके साथ ही था। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, इसीलिए तो मैं चिंता कर रहा था। आगे वो लाइनेट को देखते हुए कहते हैं, बाहर की हवा बहुत ही ठंड है, तो ये अच्छा होगा हम अगर अंदर चले जाएं तो। क्राउन प्रिंस को बातों को काटते हुए आगोस कहता है, हमारा कॉन्वर्सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और वो लाइनेट को देखते हुए कहता है, मैंने जो सवाल तुमसे किया है उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। जिसे सुनकर क्राउन प्रिंस हैरानी से उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी लाइनेट पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, अगर आप इतना ही क्यूरियस हैं तो मैं आंसर करूंगी। तभी आगोस कहता है, मैंने अपना मन को बदल लिया है, तुम इसका जवाब बाद में दे दो। मेरे लिए तो ये और खुशी की बात होगी जब तुम मेरे बारे में लंबे समय तक सोचोगी तो। इतना कहकर आगोस वहाँ से जाने लगता है। क्राउन प्रिंस लाइनेट से पूछते हैं, क्या आगोस यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करना चाह रहा था? लाइनेट कहती है, हाँ योर हाइनेस, लेकिन आप फिक्र मत करें। तभी क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहे थे, मैं आगोस के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहता था। आखिर तुम दोनों इतने रात में बाहर क्या कर रहे थे? मैं क्यों इतना क्यूरियस हूँ इन दोनों को लेकर। तभी लाइनेट उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कहती है, बाय द वे योर हाइनेस, काना कैसी है? क्या आपने उससे मिला? क्राउन प्रिंस कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उस लड़की के बारे में ज्यादा ना सोचें तो ही अच्छा होगा। लाइनेट ये सुनकर अपने मन ही मन में कहती है, क्या बस इतना ही? आपने उस लड़की का ट्रू नेचर देखे कि नहीं? आगे वो कहती है, अब मेरे चैन वापस आ गए। मैंने तो ये समझा था काना को और कुछ दिनों के लिए देखभाल की जरूरत है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, लाइनेट, मैं तुम्हारे नेचर को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन सब कोई तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। आगे वो कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि किसी दूसरे को अच्छाई को अपने के लिए यूज करना चाहते हैं। लाइनेट ये सुनकर अपने मन में कहती है, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आगे वो कहती है, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगी। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ अब उस लड़की को तुम वापस भेज सकती हो। मेरे बातों को तुम समझ रही होगी, मुझे उम्मीद है तुम इतना चालाक तो होगी। तभी लाइनेट कहती है, यस योर हाइनेस, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ गई। क्राउन प्रिंस कहते हैं, तो ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। कहानी उसके अगले दिन शुरू होती है, जहां हम देखते हैं काना को वापस टैनर यहाँ भेज दिया जाता है। वे जैसे ही टैनर यहाँ पहुँचती है, वे अपने अडेप्टर फादर और मदर को जहर देकर मार देती है और जोर जोर से हंसने भी लगती है। हमें पता चलता है टैनर की मौत की खबर सब तरफ फैलने लगता है। उसके 2 दिनों के बाद हम देखते हैं लाइनेट और उसके मॉम डैड को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। लाइनेट की मॉम कहती है, ये कितना बुरा हुआ, ये कितना बुरा हुआ। काना माइन एक्सीडेंट में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खो दिया था और उसके कुछ दिनों बाद उन्हें जिसने अडॉप्ट किया था वे भी मारे गए। लाइनेट ये सब सुनकर अपने मन ही मन में कहती है, टेनर, उनके मौत की वजह काना हो सकती है क्या? लाइनेट गिल्टी फील करने लगती है और वे कहती है, इनोसेंट पीपल केवल मेरे कारण मारे जा रहे हैं। मैं ही थी जिसने काना को वापस टेनर यहाँ भेज दिया था। लाइनेट की मॉम उनके डैड से कहती है, तो फिर अब क्या प्लान है उस लड़की को लेकर? उसे अब आप कहाँ भेजने वाले हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे उसे वापस माइनिंग फील्ड में भेज दिया जाए? बॉरन कहते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता उसके साथ अब मैं क्या करूं। वो बच्ची अपने घर को पूरे 2 बार खो चुकी है। इधर हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि बहुत ही गहरी सोच में होती है और वो कहती है, अगर ये सचमुच काना है तो फिर उसे किसी भी जगह पर भेज देंगे, वो वहां पर भी मर्डर कर कर उस जगह से बाहर आने की जरूर कोशिश करेगी। और मैं ये नहीं चाहती
और कोई इनोसेंट पीपल मारे जाए। इतना सोचते हुए लाइनेट अपने डैड से कहती है, मेरे पास एक विचार है, अगर आप कहें तो मैं आपको बताऊं। और हम देखते हैं लाइनेट अपने फैमिली मेंबर से कुछ कहती है और फिर लाइनेट अपने डैड से पूछती है, आपका इसके बारे में क्या विचार है। लेकिन लाइनेट, क्या ये ठीक होगा? बैरन अपने फादर को देखते हैं और कहते हैं, फादर, क्या आप भी इसके प्लान से शामिल हैं? लाइनेट के ग्रैंडफादर कहते हैं, हाँ, काना को जल्दी यहाँ लेकर आओ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं काना को, जो कि वापस हिल्ट एस्टेट में आ जाती है और वे कहती है, फाइनली मैं हिल्ट स्टेट में आ गई। यही है वो जगह जो कि मेरे लिए बना है। अगर ये मुझे पहले ही पता होता तो मैं टीनर को तो कब का ही मार चुकी होती। इतने में हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि काना के कमरे में आती है और वे कहती है, काना, तुमसे मिले काफी वक्त बीत चुके हैं। काना उसे देखकर अपने मन में सोच रही थी, आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो बैरॉन को होना चाहिए था। लाइनेट उसे देखती है और कहती है, तुम्हारे साथ जो भी दुर्घटना हुआ है इसके लिए मुझे खेद है। काना काना रोते हुए कहती है, वे लोग बहुत ही अच्छे थे, अपने ही बेटी की तरह पालन पोषण कर रहे थे, वे बहुत ही अच्छे थे। इतना कहकर वे रोने लगती है। आखिर इतने अच्छे लोगों को क्यों भगवान मार देते हैं? लाइनेट उसे देखकर अपने मन में कहती है, तुम एक्टिंग कर रही हो, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है काना। लाइनेट काना को सांत्वना देते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, फादर जल्द ही उन कल्प्रेट को पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा है कांस्टेबल के हाथों कुछ एविडेंस लग गया है। काना इसे सुनकर और भी ज्यादा चौंक जाती है और वे कहती है, क्या सबूत? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छी तरीके से प्लान किया था और वे सारे सबूत को वहां से हटा दिया था। लाइनेट आगे काना की ओर देखते हुए कहती है, तुम बहुत ही चौंक गई होगी, है ना? तुम ये सोच रही हो मैं क्यों यहाँ पर हूँ, यहाँ तो फादर को होना चाहिए था। इतना कहते ही लाइनेट गंभीर हो जाती है और वे कहती है, तुम्हारे आजू बाजू में जितने भी लोग रहते हैं वे सब मारे जा रहे हैं, फादर का ऐसा मानना है। तुम एक श्रापित लड़की हो। लाइनेट अचानक कहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, ये तो उन सब का नसीब है। जिसे सुनकर काना भी कहती है, हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लाइनेट काना के हाथ पकड़ती है और कहती है, हाँ काना, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए तो मैं अपने फादर को बिना बताए तुमसे छुपके से मिलने के लिए आई हूँ। अब से ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, तुम क्या डिसीजन लेती हो। काना कहती है, मेरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड है? इतने में लाइनेट कहती है, तुम मॉन्स्ट्रेट चली जाओ, वहां जाकर तुम प्रूफ कर दो तुम श्रापित व्यक्ति नहीं हो। काना ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे अपने मन में कहती है, मॉन्स्ट्रेट, क्या बकवास कर रही हो? तुम ये कहना चाहती हो मैं इस जगह को छोड़कर किसी पहाड़ में जाकर छिप जाऊं और कभी ना वापस आऊं? लाइनेट आगे कहती है, जब तक तुम उस मॉन्स्ट्रेट में रहोगे और वहाँ किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो तब तो ये तुम्हारे लिए और भी फायदेमंद होगा। लेकिन अगर कोई मर जाए या फिर उसे किसी भी तरह की चोट वापस लग जाए तब तो फादर तुम्हें जरूर जान से मार देंगे। काना ये सब सुनकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बैरन ऐसा कभी नहीं कह सकते। लाइनेट, तुम हर बार इस भोली चेहरे को रखकर मेरे उम्मीद को ऐसे चकनाचूर नहीं कर सकती। आगे वे सोचती है, जैसे ही मैं इस हिल्ट फैमिली में आई थी तुम मुझे टहनर के यहाँ भेज दी ऐसे मेड काम करने के लिए, और अब तुम ये कहना चाहती हो मुझे अपनी पूरी जिंदगी उस मॉन्स्ट्रेट में रहना होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और वे भोली चेहरे बनाते हुए कहती है, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। और वे रोते हुए कहती है, अगर मेरे ऊपर कोई भी बुरा साया है तो मैं उसे
जरूर हटाऊंगी, लेकिन मिस लाइनेट प्लीज आप मुझे ये ना कहें मैं अपनी पूरी जिंदगी वहां पर बिताऊं। मैं अपनी जिंदगी एक नॉर्मल वुमन की तरह बिताना चाहती हूँ। लाइनेट कहती है, एक नॉर्मल वुमन, या यही है एक नॉर्मल विमन की ड्यूटीज? और वे कहती है, काना तुम्हें तो थोड़ा भी विश्वास नहीं है। ऐसा लग रहा है तुम्हें लंबे वक्त तक मॉन्स्ट्रेट में रहना होगा। जिसे सुनकर काना कहती है, डैम इट, ये मैं क्या कर दी? और वे कहती है, ठीक है, मैं साइलेंटली आपके सारे ऑर्डर को फॉलो करूंगी, लेकिन क्या आप मुझे एक बार बैरन से मिलने देंगे? मैं तो बस एक बार बैरन से मिलकर उन्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ। लाइनेट उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए वहां से जा रही थी। लाइनेट ये सब सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे अपने मन में सोचती है, एक लास्ट गुड बाय? हाँ, क्या अगर मैं एक लास्ट गुड बाय के लिए चांस मांगती तो क्या तुम लोग मुझे देते? इतना सोचते ही वे अपने पास्ट में हुए कुछ घटनाओं को याद करने लगती है और वे कहती है, काना ने अपने पास्ट लाइफ में कुछ बहुत ही स्ट्रेंज बातें कर रही थी। वे कह रही थी उसने सब चीज प्लान कर लिया है और वही थी जो कि मेरे पेरेंट्स का डेथ का कारण बनी थी। लेकिन मेरे पास्ट लाइफ में तो मेरे फादर के मौत मर्डर के कारण नहीं हुआ था, वे सुसाइड कमिट किए थे और एक लेटर भी अपने पीछे छोड़ गए थे जिसमें लिखा था वे अचानक खुशी की उम्मीद कर रहे थे। उस वक्त तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कानास के फादर जो हैं वे इस मैरिज के खिलाफ थे, लेकिन ऐसा लग रहा था वे गैम्बलिंग कर रहे थे। अपने फादर से ये सब कहने का मुझ में हिम्मत नहीं थी। काना जो कि मेरे फादर के साथ एक इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में थी, उसने मेरे फादर को मारकर मार्कस फासेड से शादी कर ली। एक कितना घिन भरा हुआ काम है। इतने में हम देखते हैं वहां पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वे लाइनेट को देखकर कहते हैं, लाइनेट लाइनेट। क्राउन प्रिंस के आवाजों को सुनकर उसकी ओर जाने लगती है और कहती है, क्राउन प्रिंस आप आ गए। जाते जाते लाइनेट अपने आप से कहती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। लाइनेट कहती है, क्या आप बाहर गए थे? क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ, मैं तो बस टॉर्कन सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए गया था। वे दोनों बातें करते हुए गार्डन में चल रहे थे। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, रूसा माइन तो बहुत ही एक्सेलेंटली मैनेज किया गया है। ऐसा लगता है लॉर्ड के पास एक्सेलेंट मैनेजमेंट स्किल्स हैं। लाइनेट कहती है, थैंक यू योर हाइनेस। और वे कहती है, एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर हैं जो कि इस टेरिटरी को और ये माइन को भी मैनेज करते हैं। क्राउन प्रिंस इतने में कहते हैं, मैंने सुना है 2 लोगों की मौत हो गई है। इतने में लाइनेट कहती है, क्या आपने भी वो सुना? बेचारी काना, माइन एक्सीडेंट को हुए ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे हैं और फिर से उसके साथ ऐसा हादसा हो गया है। क्राउन प्रिंस काना के नाम सुनकर कहते हैं, क्या फिर से काना? और वे पास्ट में हुए घटनाओं को याद करते हैं। इतने में लाइनेट कहती है, मेरे फादर काना को माइनिंग एरिया से लेकर के आए थे जब वहां पर एक्सीडेंट हो गया था। मुझे ये सोचकर बहुत ही हैरत हो रही है, वो लड़की इतना अभाग्यशाली कैसे है? ट्रेनर की मौत के बारे में बहुत सारे सस्पिशियस एक्सपेक्ट है। मुझे उम्मीद है जल्द ही इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चल जाएगा। लाइनेट आगे क्राउन प्रिंस से कहती है, यूर हाइनेस, क्या आपकी मदद से हम कोई सबूत इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हम काना को प्रिजन में भेज सकें? क्राउन प्रिंस लाइनेट की ओर देखते हैं और कहते हैं, लाइनेट वो लड़की। इतने में झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आने लगती है जिसे सुनकर क्राउन प्रिंस चौकन्ना हो जाते हैं और लाइनेट को अपने पीछे कर लेते हैं। फिर वे पूछते हैं, वहाँ कौन है? उस झाड़ियों में से एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसे देखकर लाइनेट कहती है, ये तो वही व्यक्ति है, पिक्सो। पिक्सो कहता है, आपसे मिलकर
अच्छा लगा योर हाइनेस। तभी लाइनेट उसे देखकर कहती है, ये तो वही लड़का है जो कि काना का दोस्त कहता था अपने आप को। लेकिन इस वक्त वो यहाँ क्या कर रहा है? हम देखते हैं पिक्सो पेड़ के पास खड़ा होकर कुछ समय पहले हुए घटनाओं को याद कर रहा होता है। मैंने सुना है काना को हिल्ट स्टेट में बुलाया गया है, कहीं ये रिन फिशर फैमिली के डेथ के मामले में तो नहीं। ये बहुत ही अजीब है। टेनर जो कि इस ड्रग को कई सालों से हैंडल करते हुए आ रही थी, वे अचानक इसी ड्रग के कारण मारी गई। कुछ लोगों को तो ये भी कहना है वे ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि बेमौत मारी जाए, वो भी उस ड्रग के कारण। ये बहुत ही अजीब है। टेनर के द्वारा अडॉप्ट किए गए उस लड़की के ऊपर अभी तक किसी की नजर नहीं गई है। तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति कहती है, क्या हम उसे डॉटर कह सकते हैं? उसे तो ऐसा भी माना जाता था कि वो उसकी सेकेंड वाइफ है। उसी भीड़ में से एक कहती है, एक्चुअली मार्गेट ने उस लड़की के बारे में कई बार बताने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें ये बात पता है? पिक्सो जो कि ये सब दूर खड़ा होकर सुन रहा होता है, वे कहता है, क्या काना एक उप स्त्री है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बेबुनियादी अफवाह है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है और पिक्सो कहता है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर प्रिंसेस से मिलना चाहूंगा। इतने में पिक्सो नोटिस करता है लाइनेट के साथ क्राउन प्रिंस भी उसी ओर जा रहे होते हैं, जिसे देखकर पिक्सो कहता है, क्या सच में प्रिंसेस यहाँ है? और वो प्रिंसेस को देखकर ब्लश करने लगता है। इतने में उसके टोपी नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वे कहता है, वो नो अभी नहीं। इसी बीच उस झाड़ी के पीछे हलचल होने लगता है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस कहते हैं, कौन है वहाँ पर? जिसे सुनकर पिक्सो कहता है, अब भागने में कोई फायदा है नहीं। तभी वो पेड़ के पीछे से निकलता है और वे कहता है, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा प्रिंसेस। कहानी प्रेजेंट में आती है। क्राउन प्रिंस पिक्सो को घूर कर देख रहे होते हैं और वे मन ही मन में कह रहे थे, ये तो वही व्यक्ति है जो कि उस दिन काना से बात कर रहा था। और वे कहते हैं, क्या ये सच में काना का ही दोस्त है? क्राउन प्रिंस गुस्से से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिक्सो जवाब देता है और वे कहता है, मैं तो यहाँ वॉकिंग के लिए आया था। क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुम एक कह रहे हो जिसे मैं मान लूं? इतने में लाइनेट क्राउन प्रिंस के कानों में फुसफुसाते हुए कहती है, क्राउन प्रिंस यही सही मौका है, क्योंकि हम भी अभी वॉक पर निकले हैं, तो क्यों ना हम टी एक साथ पिए? जिसे सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाते हैं और वे कहते हैं, लाइनेट ये तुम क्या कह रही हो? लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, एक्चुअली मुझे इससे कुछ पूछना था, इसीलिए मैं ये ऑफर कर रही हूँ। क्राउन प्रिंस भी लाइनेट के बात मान लेते हैं और उसे भी टी ऑफर करते हैं। पिक्सो जो कि चाय पीते हुए क्राउन प्रिंस और लाइनेट से कहते हैं, थैंक यू मुझे टी ऑफर करने के लिए। लाइनेट कहती है, आप हमारे गेस्ट हैं तो ये तो हमारा फर्ज बनता है। लाइनेट अपने मन में सोचती है, अगर हम इसे अपने साथ कर लें तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और वे मुस्कुराते हुए पिक्सो से कहती है, क्या तुम काना के बारे में बहुत ही चिंतित थे, इसीलिए तुम यहाँ आए हो? पिक्सो भी मुस्कुरा रहा होता है और वे मन ही मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचकर यहाँ आया था, वैसे ही प्रिंसेस ने काना के बारे में मुझसे पूछ रही है। शायद प्रिंसेस ये जानना चाहती है बाहर जो रूमर फैले हुए हैं वे सब सच है या झूठ है। और वे मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मुझे उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं हो रही है। और वे कहता है, मैं तो केवल इसलिए क्यूरियस हूँ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या उसे सस्पेक्ट की तौर पर देखा जा रहा है उसके अंकल और आंटी के मौत के लिए, या फिर उसे हमारे लॉर्ड द्वारा किसी साजिश में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? इतना कहते ही वे अपने मन में कहता है, मैं प्रिंसेस से किस तरह अप्रोच करूं? क्या मैं इन्हें थोड़ा और टीस करूं? इतना सोचते ही उस चाय के कप
को टेबल पर रखता है और वे कहता है, क्या काना यहाँ है? लाइनेट जो कि उसके इरादे को समझ लेती है, वे कहती है, तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो ताकि तुम काना के बारे में पूछ सको। पिक्सो ये सुनकर हैरान हो जाता है। इतने में लाइनेट कहती है, तुम इसीलिए इतना उतावले हो ताकि तुम ये जान सको काना सच में किसी का खून की है या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम जरूर कुछ ना कुछ उसके बारे में जानते हो। पिक्सो ये सुनकर पूरी तरीके से चौंक जाता है और वे कहता है, क्या? लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला? लाइनेट मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर तुम बताओ आखिर तुम काना के बारे में क्या जानते हो? पिक्सो लाइनेट को गौर से देख रहा होता है और वे मन ही मन में कहता है, लाइनेट हिल, मैंने तो सोचा था ये एक इनोसेंट प्रिंसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं चौकन्ना नहीं रहूंगा तो फिर मैं इनके बिछाए जाल में फंस जाऊंगा। इतना कहते ही वे मुस्कुराते हुए लाइनेट से कहता है, हो डियर योर हाइनेस, क्या अभी मुझसे पूछताछ हो रही है? लाइनेट कहती है, वेल तुम ऐसा समझ सकते हो। पिछले बार की तरह तुम काना से इतने आसानी से तो मिल नहीं सकते। और लाइनेट कहती है, उसे जल्द ही मोनेस्ट्री भेजा जा रहा है। जिसे सुनकर पिक्सो कहता है, क्या क्या मोनास्ट्री? इतना कहते ही वे अपने चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कुराहट लाता है और वे कहता है, क्या आपको सच में ऐसा लग रहा है वे मोनास्ट्री चली जाएगी? इतना कहते ही वहाँ का सीन कट होता है और हम देखते हैं आगोस को, जो कि अपने कमरे में होता है और वो कोई चित्र बनाने की कोशिश कर रहा था। वे उसे बनाते बनाते कहता है, ये विलेज उस मोनास्ट्री से भी बहुत अच्छा है। यहाँ कोई रोक टोक करने वाला व्यक्ति भी नहीं है जिससे मैं शांति से अपना काम कर सकता हूँ। इसी बीच वहाँ कोई आता है और वे कहता है, योर हाइनेस प्लीज आप इतना वल्गर आर्ट ना बनाएं। आगोस इसे सुनकर गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है मेरा आर्ट वल्गर है? वो व्यक्ति कहता है, मेरे एडवाइस को आप क्यों नहीं मानते हैं? यहाँ कई लोग हैं जो आपके गलती पर टोकने के लिए तैयार हैं। आगोस कहता है, क्या चुड़ैल के बच्चे को किसी काम करने के लिए केयरफुल रहना होगा? आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? अगर मेरे पिताजी का मृत्यु हो जाए उसके बाद तो फिन ब्रेकर ही अगले एम्परर बनने वाले हैं, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तभी वो व्यक्ति कहता है, योर हाइनेस प्लीज आप अपने शब्दों पर लगाम कसें। आपसे मैं कितने बार एक कहूँ, क्राउन प्रिंस की तरह अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। और वे उसे टोकते हुए कहता है, क्राउन प्रिंस कभी भी आपकी तरह जिद्दी नहीं बने हैं और वे एक आज्ञाकारी प्रिंस भी हैं। और वे सोच रहा था, योर हाइनेस दिस, योर हाइनेस दैट, योर हाइनेस, योर हाइनेस। इतना कहते कहते उसके ड्राइंग के पेंसिल का हुक ही टूट जाता है। इतने में हम देखते हैं उसका ड्राइंग को कंप्लीट होते हुए, जो कि लाइनेट को बनाया होता है। और वे उस ड्राइंग को देखते हुए कहता है, ये इतना सुस्त क्यों दिख रही है? इतना कहते ही वे उस पार्टी के दिन को याद करता है और वे कहता है, अगर ये पार्टी ना होता तो मैं उसे उस दिन के लिए मैं उसे जरूर सबक सिखाता। इसकी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने ही मेरे भाई के लिए मुझे इग्नोर कर कर चली गई, क्योंकि मैं लाइनेट के सामने गुस्सा नहीं हो सकता था, इसीलिए मैं शांत था और उस गुस्से को पीकर मैं उसके सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लगा वे मेरे भाई द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट के लिए उसका शुक्र गुजार है। आखिर क्यों मैं उस लड़की के लिए इतना क्यूरियस हूँ? इतना कहते ही वे उस टेबल पर अपने हाथ को पटकता है और वे कहता है, मुझे इसे और भी अच्छे से बनाना चाहिए। इतना कहते हैं उसकी नजर खिड़की से बाहर की ओर जाती है, जहाँ काना भागते हुए कहीं जा रही होती है, जिसे देखकर आगोस कहता है, आखिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं काना को,
जो कि बैरन के कमरे में जाती है और वे कहती है, एक्सक्यूज मी बैरन, ये मैं हूँ आना। बैरन उसे देखकर अचंभा हो जाते हैं। तभी वो कहती है बैरन। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।